नमस्कार दोस्तों, पीछे से अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, घटना सार की करेंट अफेयर देख रहे हैं। देखिए ये मैगजीन आपकी कवर पेज आपको दिखा देता हूं। ये आप लोग मार्केट में मौजूद है, अभी भी इसको आप लोग ले लीजिए और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप अगर क्लासेस के थ्रू भी इसको कंप्लीट करोगे तो बहुत इजीली और अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, देखो मैगजीन्स को बढ़िया होगा कि आप लोग क्लास के थ्रू कंप्लीट करो। क्लास के थ्रू कंप्लीट करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्चुअली भी चीजें तैयार होती चलेंगी, वरना आप परेशान होंगे कि इस चीज को कैसे तैयार करना है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि आप इस मैगजीन को लेके तब तैयार करो। ठीक है, ध्यान। अब चलो मैगजीन का अपने पेज नंबर 27 ओपन करो। इसके आगे हम लोग कराते हैं 27 नंबर पेज जो आपका स्टार्ट होता है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित सोनमर्ग सुरंग से। हाल ही में क्या हुआ है 2025 में अभी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इस सोनमर्ग सुरंग के बनने की जो कहानी है, इस सोनमर्ग सुरंग को हम लोग जेड़मोर सुरंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेड़मोर सुरंग के नाम से भी जानते थे, और इसका नाम बदल के अब सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। तो पेपर में अगर सोनमर्ग सुरंग पूछे या पेपर में आपको क्या पूछे, जेड़मोर सुरंग पूछे, बात एक ही है। अब देखो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि जेड़मोर सुरंग के ऊपर क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस बन सकता है, तो हम लोग पहले उस बेसिक चीजों को ध्यान दें। तो भाई क्या है, जेड़मोर सुरंग क्या करती है कि जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट उसका वो है गांदरबल जिला। तो इस गांदरबल जिला के दो लोकेशन है, एक लोकेशन है गगनवीर और एक लोकेशन है सोनमर्ग। तो गगनवीर से सोनमर्ग का जो आवागमन था वो बड़ा उबड़ खाबड़ वाला, बड़ा पठारी या पर्वतीय क्षेत्र था। पर्वतीय तो हैगा ही, सिंपल सी बात है। यहाँ पे खास तौर पे जब बर्फबारी का समय आता था तो तीव्र बर्फबारी होने के कारण क्या है, एक लंबे अवधि तक यात्रा क्या हो जाती थी, बाधित हो जाती थी। और जम्मू कश्मीर हम सबको पता है भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, एक तरफ हमारा एक दुश्मन देश है तो दूसरी तरफ हमारा दूसरा दुश्मन देश है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दुश्मन देशी देश है और ऊपर अफगानिस्तान से बाउंड्री टच होती है। तो हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो गगनवीर से सोनमर्ग को जोड़ने के लिए 6.5 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस थी, इसके लिए हुआ कि भाई क्या करेंगे, एक सुरंग बनाएंगे। सुरंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मौसमी परिस्थितियों का इंपैक्ट सुरंग पे नहीं पड़ता। यानी बाढ़ आ जाए, ठीक है, अब नॉर्मली बाढ़ तो थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। ठीक है, आपका मान लो आंधी तूफान बर्फबारी कुछ भी हो जाए, उसका सुरंग पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सुरंग पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी वो आवागमन बाधित नहीं होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। 2015 में इसका काम शुरू हुआ था, 2015 में। ठीक है, और लगभग 10 साल बाद ये काम आपका पूरा हो गया। तो लगभग 10 ईयर लगा इसके काम को पूरा होने में। तो ये भी दिमाग रखेंगे आप लोग। जोजिला सुरंग भी इसी के बीच में स्थित है, जोजिला सुरंग भी इसी के बीच में स्थित है। तो ये क्या है कि बेसिकली हम लोग समझ लिया कि सोनमर्ग सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, इसकी नींव कब पड़ी थी, इसको इसका आनी नाम क्या है, किसकी किसके बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, वगैरह वगैरह। अब हमारा आएगा अगला टॉपिक है वो है टाइगर रिजर्व। देखो हमारे पास एक तो पेपर में आ सकता है कि वर्तमान में भारत के पास कुल कितने टाइगर रिजर्व है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व स्थित है। तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है, तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पेंच, माधव, ठीक है, बांधवगढ़, ऐसे करके बहुत सारे। ठीक है, संजय डुबरी, तो ऐसा रखेंगे। तो टोटल 09 यानी कुल 9 टाइगर रिजर्व्स कहां पे स्थित है, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि वो 9 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं। तो सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुबरी, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी, माधवगढ़। रातापानी ध्यान देना भारत का आपका 57वां टाइगर रिजर्व है, और माधवगढ़ आपका भारत का 58वां टाइगर रिजर्व स्थित है। यानी ये एमपी की बात करें तो एमपी माधवगढ़ 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी सबसे लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो आपका माधवगढ़ है। तो सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी और माधवगढ़। अब हम आपसे होमवर्क देंगे, एक होमवर्क लो, इसको आप क्या करो, गूगल करो या जो मन में है वो करो। अब बताओ रानी दुर्गावती कौन थी। ध्यान रखना, आप कमेंट करो कि रानी दुर्गावती कौन थी। ठीक है, रानी दुर्गावती के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए आप गूगल का सहारा ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कमेंट करके बताना ही बताना है। और देखो जितनी चीजें आपको बताओ मेरे भाई, जितना कमेंट दूं बहुत धैर्य से काम करना। कि देखो एक टीचर क्या था ना, एक टीचर अपने एक्सपीरियंस के दम पे जीता है।
हो सकता हो कि जब मैं इस मटेरियल को तैयार करता तो मेरे दिमाग में ये चीजें नहीं गई होंगी कि चलो मुझे रानी दुर्गावती पे क्वेश्चन देना है, ठीक है। लेकिन अभी चीजें दिमाग में आ रही हैं, तो ये दिमाग में रखना है कि जब काम मिले तो काम करना है, और मजा तभी है पढ़ाई का जब होमवर्क मिले, क्योंकि हम लोग सामने सामने तो बैठे नहीं है, तो हमारे बीच में जुड़ाव का असली माध्यम क्या होगा, होमवर्क। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो लोगों को पता भी चलेगा कि भाई ये जो क्लास बनी कोई बकवास नहीं है, बढ़िया से क्लास ली गई है, तो हमारे लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग आएंगे अपने काम पे। देखो, तो यहाँ पे एक बात क्या है, पहले तो इसके एरिया, माधवगढ़ के एरिया के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखना। तो जो माधव बाग अभ्यारण्य है उसकी एरिया के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो भाई टोटल एरिया कितनी है, तो टोटल एरिया 37,523.344 हेक्टेयर आपका ये एरिया है। कितना है, इतना हेक्टेयर, 37,523.344 हेक्टेयर इसका एरिया है। इसमें कोर एरिया कितना है, तो 375 हेक्टेयर, जानना 375 हेक्टेयर इसमें कोर एरिया है, और इसमें बफर एरिया कितना है, तो 1276 स्क्वायर किलोमीटर इसका बफर एरिया है, ठीक है। तो 37,523.344 हेक्टेयर इसका टोटल एरिया है, उसमें 375 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 1276 स्क्वायर किलोमीटर उसका बफर एरिया है, ठीक है। माधवगढ़ की टाइगर रिजर्व के भी फेमस होने की का एक रीजन ये है कि अभी यहाँ पे कुल 5 टाइगर्स हो गए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में 2 सावकों को यहाँ पे जन्म मिला है, जिसके साथ यहाँ पे कुल 5 टाइगर्स हो गए हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा। दिसंबर 2024 में ही NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है, इसे एज अ बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया था। राज्य सरकार की अनुमति बची थी, राज्य सरकार ने भी जैसे ही इसको अधिसूचित किया, ये देश का 58 टाइगर रिजर्व बन गया। इसके पहले कुछ ही समय पहले रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हुआ था, बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को हम लोगों ने पढ़ा था जब 2022 दिसंबर वाला पेपर दे रहे थे, ठीक है, याद रखना, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ भी था। अब आएंगे रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, हो गया। अब इसकी बात क्या कह रहा है कि गुरु घासीदास, ध्यान देना, कह रहा है कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व था, छत्तीसगढ़ का। और ये क्या होगा, ये जाहिर सी बात है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, इसके पहले टाइगर रिजर्व बना था, अर्थात देश का 56वां जो टाइगर रिजर्व था वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व था। एक होमवर्क बताओ, फिर से बताओ पाओगे। अच्छा, ये बताने के लिए आपको गूगल क्लियर करना ही पड़ेगा मैक्सिमम को, क्योंकि ये करेंट अफेयर बेस्ड है। अभी छत्तीसगढ़ या पूरे भारत से नक्सली को समाप्त करने के लिए होम मिनिस्टर ने किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया, मैंने बीच में एक क्लास में बताया है, ठीक है, आप लोग बताना, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, और छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, तो छत्तीसगढ़ के अन्य 3 टाइगर रिजर्व आपका काम होना चाहिए कि तुरंत कमेंट करके बता देना, होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या बताया, ठीक है, एक मैंने आपसे रानी दुर्गावती पे क्वेश्चन दिया, विश्वास रखो ये भी चीज दिमाग में पहले नहीं था मेरे कि आपको होमवर्क देना है, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो मैंने आपसे पूछा है वो जरूर बताना है, अब यहां से हमारा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक कहोगे सर कि ये तो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना जो चीज देश में पहली बार हो, कोई बेहतरीन एग्जाम्पल क्रिएट किए जा रहे हो किसी स्टेट की तरह, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दो, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी लागू है, हमने नहीं लागू किया था, किसी और ने लागू किया था, किसी और देश ने यूसीसी लागू किया था गोवा में, ठीक है। अब चाहो तो बता दो भाई कि गोवा पे किसका कंट्रोल था, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, पुर्तगीज का था कि फ्रांस का था कि ब्रिटेन का था, ठीक है, बता दो। अब देखो कि देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, हम सब पहले से जानते गोवा, तो आप बोलोगे सर गोवा तो पहला है ना, उत्तराखंड तो दूसरा होना चाहिए, लेकिन भाई वो आजादी के पहले ही यूसीसी को लागू कर चुका था। तो यहां बात है आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के हमको होता है पहली बात भाई यूसीसी का प्रावधान कहां किया गया है, ठीक है, तो आर्टिकल्स कौन किस अनुच्छेद में किया गया है वो बताओ आप लोग, पेपर में यूसीसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, कम 10 बार क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, जानना यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब देखो इसमें प्रावधान क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो इसके प्रावधान है वो ट्राइबल्स पे नहीं रखेंगे, ठीक है। ट्राइबल्स की क्योंकि क्या है कि भाई रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं,
ठीक है, उनके रीति रिवाजों का संरक्षण बड़ा ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया है कि ट्राइबल्स पे ये नहीं लगेगा, बाकी सभी लोगों पे ये जो यूसीसी है उसको लागू किया जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। यहां पे देखो क्या लिखा है कि पुर्तगाली शासनकाल में ही क्या हुआ था, गोवा में यूसीसी लागू हो गया था। इसी के लिए कहा जा रहा है कि पहला जो स्टेट राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड, उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो ट्राइबल्स पे ये इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता का भी पूछ दे तो पहली विशेषता क्या हो गई कि भाई आर्टिकल 342 और 366 के तहत क्या है, जो ट्राइबल्स हैं उनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इनके रीति रिवाजों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब क्या है भाई, एक कानून बन गया, अब यूसीसी हो गया, तो उत्तराखंड की महिलाओं को क्या होगा कि जो बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, इन कुप्रथाओं पे क्या होगी, रोक लगेगी। सभी महिलाओं को यानी क्या होगा, एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो जो वुमेन राइट्स है, जो महिला अधिकार है, वो अब उत्तराखंड की महिलाओं को एक समान रूप से उन सभी महिलाओं की तरह मिलेगा जैसे, ठीक है, वहां पे मौजूद अन्य धर्मों के पालन करने वाली महिलाओं को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी एक्ट जो दुर्गतियां हैं इनसे क्या होगा, इन महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यानी इसका मतलब क्या है, यूसीसी लागू होने से क्या हुआ, विवाह हो, तलाक हो, ठीक है, अपना उत्तराधिकार लेने की, गोद लेने की बात हो या उत्तराधिकार की बात हो या लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, इन सभी मुद्दों में क्या होगा, अब एक समान अधिकार मिलेंगे। और यूसीसी में इस बात का प्रावधान है कि भाई कि अब क्या करना है, विवाह को 60 डे यानी 2 महीने घूम टहल लो, लेकिन 2 महीने बाद एक दिन का आपको समय निकालना है अपने विवाह का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सरकार की नजर में भी बताना चाहिए कि आप पति पत्नी है। तो 60 दिन के अंदर क्या होगा, आपको यूसीसी के तहत आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और एक बाउंड्री लाइन इसमें दी गई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बन सकती है, वो बाउंड्री लाइन है 26 मार्च 2010। बोल रहा कि भाई वो कपल्स जो अभी शादी कर रहे हो 60 दिन के अंदर एक काम करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। और वो कपल्स जो रिसेंट में शादी नहीं की उनका क्या होगा, तो बोला भाई 2010 के पहले जो शादी की चलो छोड़, एक बार भूल सकते हैं उनको, लेकिन 26 मार्च 2010 एक बाउंड्री दिया है कि भाई 2010 के 26 मार्च से के बाद से जितने लोगों ने विवाह किया है उनको बोला जा रहा है कि 6 मंथ के अंदर अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यानी सबका डाटा किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, सरकार के पास होना चाहिए। तो नवविवाहित 60 दिन और जो पूर्व विवाहित है 2010 से लगभग 15 साल पहले जिनकी शादी हो गई है उनको 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, बाय रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि यूसीसी का निर्माण पे विचार कर रही थी लंबे समय से। इसी के लिए 2022 में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और उसी कमेटी के सुझावों के आधार पर यूसीसी का गठन किया गया या यूसीसी को पारित किया गया, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यूसीसी लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, तो रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो कि 2022 में गठित की गई थी, इन्हीं के रिपोर्ट के बेस्ड ये काम किया गया, इन्हों के रिपोर्ट के बेस्ड ये काम किया गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या बोला गया है कि चूंकि 27 जनवरी को ये लागू हो गया, कहां पे, उत्तराखंड में 27 जनवरी 2000, आप देखो कह रहा है कि 27 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। 27 जनवरी 2025 से चूंकि क्या है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू है, इसी के लिए इन्होंने समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में, यूसीसी डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है 27 जनवरी को यूसीसी डे के रूप में। तो ये सिंपल सी बात होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। देखो मोदी जी ने सिंगापुर की यात्रा की थी, ये हमने 22 दिसंबर के लिए जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो करंट अफेयर में पढ़ा था कि हम वहां गए, हमने एजुकेशन सेक्टर में, हमने हेल्थ सेक्टर में, हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर में, उस समय सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन होने वाला था नोएडा में, हमने बातचीत किया कि आप हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करिए। अब क्या है, वहां के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका नाम था थर्मल सनमुगरत्नम। ठीक है, इनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम, इनका नाम है। ये क्या करते हैं, ये भारत आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत और सिंगापुर के बीच में जो राजनयिक संबंध है, जो राजनयिक रिलेशन हमारे, जो पॉलिटिकल रिलेशन हमारे, उसके बने कितने ईयर हो गए, 60 वर्ष हो गए। तो 60 ईयर राजनयिक संबंध के हमारे जो बने हमारे क्या हो गए, 60 ईयर्स हो गए, 60 वर्ष हो गए। तो ये भी भाई बहुत खुशी की बात है, 60 साल तक हमारा संबंध अगर अटूट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तो भाई ये अवसर था।
अब एक चीज समझो क्या क्या बात बोली गई है। अब ट्रीट कोई भी देखो, होता क्या है, हम वहां किसी देश जाए या किसी देश के लोग हमारे पास आए तो हम कुछ मुद्दों पे क्या करेंगे, बेसिकली एमओयू करेंगे। वो नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, अगर हम लोग समुद्री बाउंड्री बनाते हैं या वो देश समुद्री बाउंड्री बनाता है तो समुद्री सेवा ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हम लोग एमओयू कर सकते हैं। हम लोग समुद्री डकैती यानी जो सी पायरेसी है उसके रोकथाम में मछुआरों को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ट्रीटी कर सकते हैं। ठीक है, कोई देश साइंस टेक में अग्रणी है तो टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण को लेके, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको लेके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी के आ जाए, कोई हमारे यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट को लेके बातचीत करेंगे। भारत कई सारी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है, उसमें शामिल हो जाओ। ठीक है, वित्तीय समावेशन को लेके बातचीत कर सकते हैं। तो कई एरियाज है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एमओयूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है तरुण दास, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। एक पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का नाम है तरुण दास। क्या कि भारतीय उद्योग परिषद के क्या है, पूर्व महानिदेशक रहे हैं और इनको सिंगापुर भारत संबंधों में इनका बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा क्या है कि उल्लेखनीय रहा है। इसके लिए उनको मानद नागरिकता पुरस्कार दिया गया सिंगापुर का। तो किसको मानद नागरिकता पुरस्कार सिंगापुर का दिया गया, तो तरुण दास जी को दिया गया। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, तो भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। ठीक है, माना जाता है कि भारत सिंगापुर रिलेशन में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके लिए सिंगापुर के मानद नागरिकता पुरस्कार से तरुण दास को सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं, देखो यहां क्या लिख रहा है कि जब हमारा मीटिंग होता है तो हमने कई सारे एरियाज पे बात की। देखो वार्ता हमारी कई सारी एरियाज पे हुई है दोनों देशों के बीच में काफी, जैसे हमने सेमीकंडक्टर को लेके, डिजिटलाइजेशन को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, फ्यूचर को लेके, जो अन्य उभरती चुनौतियां हैं उनको लेके हमने बातचीत की। तो यहाँ पे एमओयू नहीं हुआ है, हमने वार्ता की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पेपर में एमओयू होता है। धन्यवाद। तो कह रहा है कि भारत सिंगापुर की जब ये 60 साल के मतलब संबंध हो गए तो हमने डिसाइड किया यार कि एक क्या करते हैं, एक लोगो जारी करते हैं। और लोगो में क्या क्या बातें ना, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो लोगो के बारे में जो इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बातें लोगो में थी उसको नहीं लिखा गया। मैंने क्या किया है, गूगल किया तो द हिंदू का एक आर्टिकल पाया, वहां पे फोटो भी लगा था, फोटो आप लोग जाके देख सकते हो। कह रहा कि उसमें क्या क्या बातें हैं वो यहाँ पे देखो। कह रहा कि भाई जो लोगो है उस पर क्या है कि दोनों ही कंट्री के नेशनल सिंबल्स बने हैं। दोनों ही कंट्री क्या है, नेशनल सिंबल्स बने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों ही देशों की, ध्यान देना, दोनों ही देशों की, चाहे वो सिंगापुर हो या भारत हो, उनके क्या है, उनके फ्लैग्स बने हैं। उनकी पहली बात क्या है, उनकी तिरंगा, उनका झंडा बना हुआ है। ठीक है, जो उनका नेशनल फ्लैग है वो नेशनल फ्लैग बना हुआ है। और क्या बना हुआ है, कह रहा कि उस जो वो आपका लोगो है उस लोगो में नेशनल फ्लावर्स भी देखेंगे। ठीक है, जैसे भारत का क्या है नेशनल फ्लावर, लोटस हो गया यानी कमल हो गया। ठीक है, और ऑर्किड सिंगापुर का हो गया, तो ऑर्किड भी बना है और कमल भी बना है। ठीक है, तो यानी जो लोगो है, लोगो में क्या है, लोगो में नेशनल सिंबल शामिल है, इसमें फ्लैग्स, नेशनल फ्लावर्स को शामिल किया गया। और बड़े में 60, लोगों पे 60 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक 60 नंबर लिखा गया है, 60 नंबर यानी 60 वर्ष हो गया हमारे पॉलिटिकल रिलेशन के। तो लोगों में क्या है कि बड़े में 60 लिखा गया है और हमने अपने नेशनल सिंबल्स को दोनों दोस्तों उसमें शामिल किया, नेशनल फ्लैग्स को शामिल किया, नेशनल फ्लावर्स को शामिल किया। तो कल को पेपर में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंगापुर का नेशनल फ्लावर क्या है, तो वो हो गया ऑर्किड। ठीक है, पुष्पा। आते हैं, अच्छा देखो ये जब सिंगापुर के राष्ट्रपति आते हैं तो दिल्ली डायरेक्टली लैंड नहीं करते हैं। 17 जनवरी को उड़ीसा में कि भुवनेश्वर में पहुंचते हैं। ध्यान देना, 17 जनवरी को क्या है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहुंचेंगे। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, ये आप देखो। अच्छा ये अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करो, ये जवाब रखा कि इन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर इनका स्वागत किया गया। कह रहा है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री, ठीक है, मोहन चंद्र मांझी ने किया। ठीक है, और जाहिर सी बात है अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री इनका स्वागत कर रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, इनसे एमओयू करेंगे। तो एक उड़ीसा में एक प्लांट सिटी के डेवलपमेंट के ऊपर क्या है, एक बातचीत हुई है, एक नया शहर विकसित करने, एक प्लांट सिटी के विकसित करने के ऊपर सहयोग हुआ है। ठीक है, ठीक देना। तो क्या लिख रहा है कि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण का सिंगापुर के सुरबाना जुरोंग के सहयोग से एक नया शहर विकसित करने के ऊपर एक एमओयू हुआ है। तो एक न्यू सिटी, यहां पे क्या है, एक न्यू सिटी, या हम लोग कहते हैं प्लान्ड,
भाई वो लोग बनाएंगे तो प्लान डी बनाएंगे, ठीक है। एक न्यू सिटी के ऊपर बातचीत हुई है कि भाई एक नई सिटी क्या जगह विकास की जगह। जैसे भारत का विकसित बनने का लक्ष्य कब है? 2047 तक है। और उड़ीसा का समृद्ध होने का लक्ष्य कब है? 2036 तक है। कब है? 2036 तक का। तो इन दोनों ही लोगों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई सारे एमओयू साइन किए गए हैं इन दोनों देशों के द्वारा। कुछ एमओयू साइन भी किए गए हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस बन सकता है। कुल 8 एमओयू पे साइन किए गए हैं, ठीक है। कुल 8 एमओयू पे साइन किए गए हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात तो इसमें छूट नहीं रही है हमको लग रहा है, ठीक है। यहां पे काम हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। देखो इंडोनेशिया हमको पता है कि आसियान कंट्री का हिस्सा है, ठीक है। और भारत इंडोनेशिया संबंध आजादी के समय से ही बड़ा प्रगाढ़ रहा है, जानना। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे बात समझो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अभी हमने रायसीना डायलॉग पढ़ा था, तो रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे? आप बताओ, पढ़ चुके हम लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ, हैशटैग कमेंट, ठीक है। रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग, ठीक है, के बारे में बताना आपको, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट का नाम बताना। अब देखो, तो कह रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो क्या होता है कि जनवरी माह में, ठीक है, भारत आते हैं। और हमको पता है कि 23 से 26 तारीख तक वो भारत रहेंगे। और 26 जनवरी को हमारा बड़ा स्पेशल डे है, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अभी 2025 का जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो 76 गणतंत्र दिवस था। तो हमने बोला कि भाई 76 गणतंत्र दिवस में आप क्या करो, आप पार्टिसिपेट करो मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है, ये मुख्य अतिथि बने। और 352 सदस्यीय दलों वाला एक मार्चिंग बैंड जो है, ठीक है, बेसिकली सैनिक दस्ता जो था इनका, जो मार्चिंग बैंड वाला, उसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया कहां पे? तो हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में, ठीक है। गणतंत्र दिवस के समारोह में इनके 352 सदस्यीय मार्चिंग बैंड दल ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम चीफ गेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। और ये इंडोनेशिया के चौथे ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत में की गणतंत्र दिवस में पार्टिसिपेट किए हैं, भारत के गणतंत्र दिवस में एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया। तो 352वां सदस्यीय मार्चिंग बैंड लेके, 352 सदस्यीय मार्चिंग बैंड लेके ये गए थे। क्या करा कि यह पहला अवसर था जब इंडोनेशिया का सैन्य दल विदेश में किसी राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हुआ। यह पहला अवसर था, ठीक है। मतलब इंडोनेशिया ने भारत के पहले किसी अन्य देश में क्या था, अपना सैन्य दल के साथ यानी मार्चिंग बैंड के साथ शामिल नहीं हुआ था। कहा कि इंडोनेशिया भारत के, मैंने बोला कि ये इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में। पहले राष्ट्रपति का नाम था इनका राष्ट्रपति सुकार्डो, इनके राष्ट्रपति का नाम था राष्ट्रपति सुकार्डो। तो इनके राष्ट्रपति सुकार्डो ने जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस था उसमें इनको बुलाया गया था। और ये आते हैं, आके क्या बनेंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे, ठीक है, ध्यान देना। इनसे हमने इन एरियाज पे, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि भाई ये भी साउथ चाइना सी में परेशान है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि डिफेंस हो, सी हो, फूड सिक्योरिटी हो, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, ब्लू इकोनॉमी हो, हमने देखा कि इन एरियाज में क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, वार्ता किया, ठीक है। अब हमने किन किन क्षेत्र में सहयोग की बात की है, तो सहयोग की बात की है हमने। पहली बात क्या है कि बोला क्या कि चूंकि देखो इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म 2025 को घोषित किया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बना देगा कि इंडिया आसियान टूरिज्म ईयर किस वर्ष को घोषित किया गया, तो वर्ष 2025 को इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया गया है, ठीक है। ईयर ऑफ टूरिज्म मतलब कि आसियान और इंडिया के बीच में टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितना संभव का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो पर्यटन, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव भी है, फॉर एग्जाम्पल बौद्धिज्म, तो बौद्धिज्म हो या ठीक है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आसियान कंट्री के कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे आपको खासकर थाईलैंड, वहां पे आपको रामायण देखने को मिल जाती है, यानी कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति का भी प्रसार वहां पे देखने को हमको मिलता है। वहां की कॉइन्स पे सुनने को, मैंने देखा नहीं है, सुनने को मिलता है कि वहां के नोट्स पे क्या है कि गणेश जी के चित्र भी देखने को मिलते हैं, भगवान गणेश के चित्र देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो यानी रामायण वाला तो सही बात है, ठीक है। तो क्या होगा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा, हमारी बीच में जो जुड़ाव होगा
वो और बढ़ेगा। देखो जुड़ाव का कल्चर जो होता है ना, वो जुड़ाव का बड़ा अटूट मुद्दा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पे इन्होंने बेसिकली बोला कि हम कड़ा रुख अपनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, आतंकवाद के ऊपर भी इनसे बातचीत की। अब एमओयू हमने किन किन एरिया पे साइन किया जाना था, तो हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, आयुष, तटरक्षक बल, क्योंकि दोनों ही देश सी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो तटरक्षक बल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो इन चीजों के ऊपर हमने क्या किया, समझौता किया। 5 एमओयूज किए हैं, एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दूसरा आयुष, तीसरा तटरक्षक बल, चौथा इलेक्ट्रॉनिक एवं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है। इन 5 एरियाज में हमने क्या किया कि इंडोनेशिया के साथ एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो एक बात, ठीक है, कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए हिस्सेदारी लेने के पश्चात राष्ट्रपति सुबियांतो मलेशिया के लिए रवाना हुए, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2023 में द्विपक्षीय व्यापार था, वो बता रहा है कितना था, तो इतना था, ये सारी बातें बता रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। कह रहा है कि भारत की नौवहन प्रणाली में सुधार के लिए इसरो का 100वां प्रक्षेपण, ठीक है, जानना। तो पहली बात क्या है, इसरो के लिए एक उपलब्धि हो गई कि इसरो का क्या है, कि इसरो का 100वां क्या है, प्रक्षेपण है। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये इसरो का क्या था कि भाई 100वां प्रक्षेपण था। तो पीटी में एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, और जो 100वां प्रक्षेपण था क्या, वो क्या था, तो वो था NVS-02, NVS-02। अब समझते बात, देखो हमने क्या है कि अपनी जो नेविगेशन था उसमें सुधार करने के लिए हमने नाविक प्रणाली स्टार्ट की, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो यूएस की जीपीएस सिस्टम है उससे हमारी जो निर्भरता है वो बड़ा कम हो सके या खत्म हो सके, ठीक है। तो हमने अपनी स्वयं की क्या किया, नेविगेशन तंत्र को डेवलप किया, जिसका नाम था नाविक, जिसका नाम क्या था, नाविक, ठीक है। नाविक का बेसिकली यहां पे देखोगे कि नाविक तंत्र का इसको डेवलप करने का उद्देश्य क्या था कि 15 किलोमीटर की एक रेंज जो है, 15 किलोमीटर की परिधि में, ठीक है, कि जो उपयोग करता है वो क्या कर सकते हैं कि अपनी सटीक पोजिशनिंग, नेविगेशन टाइमिंग, वो उसकी टाइमिंग की सटीक जानकारी के लिए क्या किया कि इसको डेवलप किया गया था। इसकी रेंज कितनी है, तो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो हमने अपनी खुद की नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, जैसे भारत का ये नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। इसी तरीके से अन्य देशों के भी है, अन्य देशों के भी अपने क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। अभी नीचे लिखा गया है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि अमेरिका का क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग किसका है, तो ये जीपीएस जो है वो आपका है, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है। चीन का क्या है, बेडू, चीन का इसी तरीके से, जैसे हमारा नाविक है नेविगेशन सिस्टम, उसी तरीके से चीन का बेडू है। यूरोप का गैलीलियो है। रूस का क्या है, ग्लोनास है, ठीक है। ये आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का नेविगेशन सिस्टम है। तो इसी के टच पे हमने अपना नाविक बनाया, और नाविक के तहत हमने पहला जो प्रक्षेपण किया वो 2023 में किया था, NVS-01, उपग्रह NVS-01, और ये सफल प्रक्षेपण था। ध्यान रखना, ये क्या था, यह सफल प्रक्षेपण था, सक्सेसफुल था, ठीक है। कैसे क्या था, तो GSLV F12 के तहत, ध्यान रखना, GSLV, ठीक है, F12, इसके तहत हमने क्या किया था, बेसिकली इसका प्रक्षेपण किया था, GSLV के तहत, GSLV F12 के तहत क्या हुआ, हमने इसका प्रक्षेपण किया। और अभी इसके दूसरे संस्करण यानी NVS-02 का भी हमने क्या किया, प्रक्षेपण किया। और NVS-02 का लक्ष्य क्या था, इसको GEO में स्टेब्लिश करना, ध्यान देना, इसको GEO में स्टेब्लिश करना, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या, GEO में स्टेब्लिश करने के लिए हम पहले क्या करते, इसको GTO में थ्रू करते थे, और GTO से क्या है, इसका प्रक्षेपण करते हैं कहां के लिए, तो GTO से फिर इसका प्रक्षेपण करते हैं GEO के लिए, मतलब वो वहां से GTO से GEO में जाता। अब समझो क्या है GTO का मतलब, यहां पे आपको बता दूं, कहीं लिखा है, ये देखो यहां पे, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO। तो ये GTO NVS-2 जो था आपका, NVS-2 जो था, NVS-02, ये GTO तक तो आराम से पहुंच गया। ये क्या हुआ, ये GTO तक तो क्या हुआ, आराम से पहुंच गया। लेकिन उसके बाद से जो इसके थ्रस्ट थे, ठीक है, बेसिकली जो इसका इंजन था, ध्यान देना, जिसके थ्रस्टर्स थे वो काम करना बंद कर दिए। तो
इसी के लिए इसको जीटीओ से वापस जीईओ में इसको नहीं भेजा जा सका, नहीं भेजा सका। ठीक है, तो ये जीटीओ से जीईओ में नहीं भेजा सका, तो संज्ञा प्रक्षेपण था, और जीटीओ से जीईओ में इसको स्थानांतरित यानी प्रक्षेपित नहीं किया जा सका। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने दिमाग में रखोगे। ठीक है, जीटीओ क्या है? तो जीटीओ एक अंतरिम कक्षा होती है, याद ना। ठीक है, जिसका उपयोग उपग्रहों को जीईओ तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जीटीओ क्या है? तो जो एक अंतरिम कक्षा है जिसका उपयोग उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को जीईओ में, ठीक है, स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात देखो। ठीक है, जीओ में स्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें हमारी हो गई, लेकिन ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर्स काम नहीं किए तो हम इसमें सफल नहीं हुए। अब एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई NVS-02 जैसे हमने का प्रक्षेपण किससे किया गया? तो GSLV 15 से, GSLV 15 से इसका प्रक्षेपण किया गया। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, GSLV 15 से इसका प्रक्षेपण किया गया। तो NVS-02 का प्रक्षेपण GSLV 15 से किया गया। ठीक है, NVS-01 का प्रक्षेपण GSLV F12 से किया गया था, ये सफल था। ये एक असफल है, क्यों? क्योंकि जीटीओ तक गया, जीटीओ से जीईओ में नहीं गया। ठीक है, नाविक सिस्टम को हम लोग समझ नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी बातें थी। और यहाँ पे हमको पता है कि अभी हमारे इसरो के नए चेयरमैन है जिनका नाम है वी नारायणन। देखना, इसरो के नए चेयरमैन का नाम क्या है? तो इसरो के नए चेयरमैन का नाम है वी नारायणन। देखना, अब आप मुझसे अगर पूछोगे तो कह रहा कि ये इनका क्या है? वी नारायणन का ये पहला प्रक्षेपण था, मतलब इनके अध्यक्ष बनने के बाद ये इनका प्रथम प्रक्षेपण था, फर्स्ट प्रक्षेपण था। ठीक है, प्रक्षेपण था। टारगेट तो इसका जीईओ था। ठीक है, लेकिन ये कहां गया? जीटीओ तक गया था। जीटीओ की अगर हम लोग इसकी पृथ्वी से ऊंचाई देखें तो अराउंड 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है, 250 से 300 किलोमीटर। और जीईओ आपका कितना है? 35,786 किलोमीटर, लगभग 35,786 किलोमीटर दूरी है आपकी जीओ की पृथ्वी से। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स, अब ये आपको जो फैक्ट बताया हूं ये आपके पेपर में नहीं लिखा गया है। ठीक है, और जो समझाया जिस आप देखो लाइन बाय लाइन की स्टडी करने से बेटर है कि डेवलपमेंट को स्टडी करो, पहले नाविक समझो, नाविक से NVS-01 फिर NVS-02, इस तरह से हमको इजीली तैयार हो जाएगा। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिससे 2 साल क्वेश्चन बन के आएगा, उसका नाम है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट क्या बताता है कि भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, भारत का टोटल ट्री कवर एरिया कितना है। ठीक है, किन किन एरियाज में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में तीव्र वृद्धि हुई परसेंटेज वाइज, किन किन एरियाज में एरिया वाइज। ठीक है, बंबू एरियाज में कितनी वृद्धि हुई, मैंग्रोव एरिया में कितनी वृद्धि हुई, कार्बन सिंक हमारा कितना बढ़ा, इन सभी विभिन्न डाटास के बारे में जो है कि वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होता है। ये एक ईयरली नहीं, ये एक द्वि ईयरली 2 आर्थिक रिपोर्ट है, 2 ईयरली रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, चूंकि 2023 की है तो ये रिपोर्ट अपनी तुलना 2021 से करेगी। एक बात ये समझ जाओ। ठीक है, किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी हम लोग कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया जनवरी 2025 में। अभी रिपोर्ट कहती क्या है उसकी बात समझते हैं। ये 18वीं रिपोर्ट है, देखना ये वन मंत्रालय क्या है, 18वां संस्करण है या 18वीं रिपोर्ट है, ये भी याद कर लो। ISFR ये क्या है? 18वीं रिपोर्ट है। ये बातें भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो हम इन चीजों को करते हैं, पहले इसको करने के पहले हमारा यहाँ पे कुछ डाटा लिखा गया है, इस डाटा को बहुत ध्यान से आप सब ध्यान देना। फिर स्क्रीन अपना सबसे ऊपर जो एरिया लिखा गया उसको ध्यान दो। यहां बता क्या रहा है कि ये क्या है? ISFR 2023 की चर्चा है। ISFR रिपोर्ट 2023 की चर्चा। आपको ये चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में, गई बड़ा काम का चार्ट है, ध्यान देना जो बनाया हूं। कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर ट्री कवर के ऊपर चर्चा है। फॉरेस्ट कवर अभी वर्तमान में कितना है? 7,15,343 किलोमीटर। और वृक्ष आवरण कितना है? तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल जो भौगोलिक एरिया है भारत का उसके 21.76% एरिया पे आपका फॉरेस्टेड एरिया है और 3.41 एरिया पे आपका क्या है? ट्री कवर एरिया है। तो यानी टोटल एरिया की हम लोग बात करें जो फॉरेस्टेड है
या ट्री कवर्ड है, तो वो हो गया 8,27,357। 8,27,357 ये टोटल, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे टोटल लिखा गया है, इधर टोटल। तो कुल कितना एरिया फॉरेस्टेड या ट्री कवर्ड है, तो 21.76 प्लस 3.41, 21.76 प्लस 3.41 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल यहाँ पे बात आ गया। अब हम लोग अगर 2021 से इसकी तुलना करें तो पाते क्या कि वन कवर हमारा बढ़ा है 1.156 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या बढ़ा है, हमारा एरिया बढ़ा है। इतनी एरिया में पिछले 2 साल में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। और हमारा अगर हम लोग वन कवर की बात बोले, मतलब ट्री कवर की बात बोले, वृक्षावरण, ठीक है, तो 1289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, 1289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तो 156 स्क्वायर किलोमीटर क्या बढ़ा है फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण कितना है 1279 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमको पता है कि 5 जून को हम वो करोड़ों करोड़ पेड़ लगा रहे थे, उसका कुछ फायदा समझ में आ रहा था। देखो यहां पे फायदा है उसका। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम या जो सामुदायिक वन कार्यक्रम है, उसका इंपैक्ट यहां दिखेगा कि 1289 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ एरिया में वृद्धि हुई है। ओके, ये इतनी बात हमको समझ गए। अब इसी चार्ट को वो 3-4 पैरे में समझा रहा है, फिर से समझाता हूं। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर कितना है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, वृक्ष आवरण कितना है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरिया 21.76%, और ट्री कवर का 3.41%, 156 बढ़ा एक जगह 1289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। अब देखो ये जो आपका रिपोर्ट है, ये लाइन क्या बता रही है कि कितनी एरिया है, ठीक है, कितनी एरिया 7,15,343 1,12,0 ये पढ़ दिए, कितने परसेंट की ग्रोथ हुई ये यहां पे बता रहा है। टोटल जो मैंने ऐड करके बताया वो ये बताया है। तो इन दोनों पैरे को हमने एक चार्ट फॉर्म में समझ लिया, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि क्या राज्यवार स्थिति है उसको समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो राज्यवार स्थिति है, ठीक है, टॉप स्टेट है फॉरेस्टेड एरिया का। धन्यवाद, यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं फॉरेस्टेड एरिया की। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो भाई एमपी के बारे में हमने पढ़ा अभी क्या कि एमपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर हम लोग किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका कहां पे है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका एमपी में है। कहां पे आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद से किसकी बारी है अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद किसकी बारी है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद किसकी बारी है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश फिर छत्तीसगढ़। तो ऐसे आप लोग लिख दो कहीं नोट बना के, एमपी, ठीक है, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, और आपका हो गया CWH यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 4 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ध्यान देना, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़। एमपी इतना स्क्वायर किलोमीटर नहीं याद करना है, कितना स्क्वायर किलोमीटर नहीं याद करना है, छत्तीसगढ़ का कितना स्क्वायर किलोमीटर नहीं याद करना है, इन तीनों का स्क्वायर किलोमीटर नहीं याद करना है। लेकिन कितने टॉप फॉरेस्टेड अगर स्टेट पूछे तो एमपी, एपी, छत्तीसगढ़। अब आते हैं, लेकिन हम लोग परसेंटेज वाइज जाए, यहाँ पे हमने एरिया वाइज किया, तो मतलब किसका सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग क्या है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लक्षद्वीप के 91.33% हिस्सा क्या है फॉरेस्टेड है, ठीक है, लक्षद्वीप। तो अगर एरिया वाइज जाओगे तो एमपी टॉप पे, और अगर परसेंटेज वाइज जाओगे तो लक्ष का टॉप, ठीक है, 91.33% मार्क्स के साथ टॉप पे है। कौन लक्षद्वीप, फिर लक्षद्वीप टॉप पे है। लक्षद्वीप के बाद से मिजोरम के बाद से फिर किसकी बारी है आपकी अंडमान निकोबार, ध्यान देना अंडमान निकोबार। तो हम लोग अगर बात करेंगे फॉरेस्टेड एरिया परसेंटेज की, तो फॉरेस्टेड परसेंट में क्या आ गया भाई आपका लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप के बाद से किसकी बारी आ गई, लक्षद्वीप के बाद से आपकी आगे दूसरा मिजोरम और फिर अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है, ये परसेंटेज वाइज टॉप 3 है, ये परसेंटेज वाइज टॉप 3 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे की बात सुनो, केवल वन क्षेत्र, केवल अगर हम लोग बात करें कि भाई केवल फॉरेस्ट कवर में देखेंगे, ओनली फॉरेस्ट कवर में, तो यहां पे आप देखो, यहां पे एक मैंने बताया है कहा कि 21 से 23 के दौरान सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य। तो यहां पे करा है कि हमने सर्वाधिक वन क्षेत्र है कहां पे देख लिया
परसेंटेज में सर्वाधिक वन क्षेत्र का देख लिया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे किसने वन क्षेत्र में सर्वाधिक 2021 से तुलना करने के पश्चात अपनी वृद्धि की, 2021 से तुलना करने पे कौन सर्वाधिक वृद्धि किया अपने में, अगर हम लोग ये देखें तो पाते क्या कि मिजोरम ने सर्वाधिक वृद्धि किया। किसने? मिजोरम ने अपने में सर्वाधिक वृद्धि किया हुआ है। मिजोरम ने 242 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि अपने फॉरेस्ट कवर एरिया में किया। किसने? मिजोरम ने। फिर गुजरात ने, फिर उड़ीसा ने। तो अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि किसने किया? मिजोरम ने। सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम ने किया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इतना पहले रिवीजन करा दूं तो एक चार्ट पहले हमने देखा कि भाई टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल ट्री कवर कितना है, 21 से तुलना देखा कि कितना फॉरेस्ट कवर हमारा ट्री कवर बढ़ा, ये सारी चीज देखा। फिर हमने क्या किया? स्टेट वाइज रिपोर्ट स्टार्ट किया। स्टेट वाइज रिपोर्ट में हमने एरिया देखा, फिर परसेंटेज देखा, फिर किसने ग्रोथ किया ये देखा। अब आगे देखो हमको क्या देखना है। आगे हमको देखना है कि वन एवं वृक्ष दोनों के ट्री कवर में किसने सर्वाधिक वृद्धि 2021 की तुलना की है। भाई अगर हम लोग केवल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो मिजोरम ने किया है। केवल अगर वन क्षेत्र की बात करेंगे तो 242 स्क्वायर किलोमीटर के साथ मिजोरम टॉप पे है, केवल वन क्षेत्र की अगर वृद्धि की बात करेंगे। लेकिन अगर हम वन क्षेत्र के साथ साथ वृक्ष क्षेत्र को भी शामिल कर दें तो यूपी सेकेंड मार्क्स पे है और छत्तीसगढ़ फर्स्ट मार्क्स पे, फर्स्ट रैंक पे है। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जब हम लोग दोनों शामिल करेंगे, हम लोग फॉरेस्ट और ट्रीज दोनों शामिल करेंगे तो छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक वृद्धि किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने। कितना? 864 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृद्धि किया है अपने। ठीक है, 864 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृद्धि किया है। और यूपी ने 559। तो यूपी का 559 है, ये तो हमको याद भी करना है। यूपी का 559 है, ये हमको क्या करना है? याद भी करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी लगभग यूपी के बराबर है। ठीक है, वो अप्रॉक्स की बात की रही है, लगभग यूपी के बराबर है। कौन? उड़ीसा भी। ठीक है, तो यूपी, छत्तीसगढ़ के बाद यूपी और यूपी के बाद से हो गया उड़ीसा। ठीक है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। तो अगर केवल आपसे पूछेगा केवल वन क्षेत्र तो आंसर होगा मिजोरम। अगर वन और वृक्षावरण को मैच करेगा तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आंसर होगा फिर छत्तीसगढ़। अब आइए, ठीक है, कह रहा कि भाई हमारा टारगेट क्या है कि 33% एरिया, भौगोलिक एरिया क्या हो कि आपका फॉरेस्टेड और ट्री कवर्ड हो, ये हमारा टारगेट है। तो कह रहा कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 कहती क्या कि क्या इस लक्ष्य को कोई स्टेट पार्क पा चुका है? तो 19 यूटीज और स्टेट ने इस टारगेट को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ध्यान देना, इस टारगेट को 19 यूटीज और स्टेट ने प्राप्त कर लिया है। लेकिन ध्यान देना कितना? 33% के लक्ष्य को। इतना एरिया का क्या है? फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड है। लेकिन अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो इस 19 में से 75% फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड रखने वाले, जैसे हमने 3 का नाम तो यही पढ़ा, टॉप फॉरेस्टेड एवं ट्री कवर्ड एरिया कौन सा? लक्षद्वीप। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा भाई? टॉप फॉरेस्टेड एवं वो कौन है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद से मिजोरम, मिजोरम के बाद से अंडमान निकोबार। ये तीनों क्या है? 75% प्लस दिख रहे हैं। तो क्या केवल यही 3 75% प्लस है? तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, यहां पे हमको दिमाग में रखना है कि टोटल 8, अच्छा देना 7 बोले जा रहे थे, तो टोटल 8 स्टेट और यूटीज ऐसी हैं, जैसे में मिजोरम 91 समथिंग परसेंट में देखा, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ये ऐसे 8 स्टेट हैं, ये ऐसे 8 स्टेट हैं जहां पे फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड एरिया कितना है? तो 75% प्लस है, 75% से अधिक है, 75% से अधिक है। तो ये दिमाग रखना। और अगर 33% से अधिक की बात करें तो 19, ठीक है, और अगर 75% से अधिक की बात करें तो कितने? तो 8। आगे बात में हम लोग नीचे आते हैं। हमने तो सारा ग्रोथ देखा। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या 2023 में 21 से तुलना करने पे सारे स्टेट ने फॉरेस्टेड और ट्री कवर्ड एरिया में वृद्धि दर्ज की है? तो आंसर आएगा नहीं। कुछ स्टेट नहीं, टोटल 16 ऐसे स्टेट हैं जहां पे फॉरेस्टेड एंड ट्री कवर्ड एरिया में कमी आई है। और इसके पीछे का रीजन बेसिकली क्या है? तीव्र वनोन्मूलन और सरकारी बड़ी परियोजनाएं। ठीक है, ध्यान रखना, या शहरीकरण का बढ़ता विकास, जो भी कह लो। ठीक है, तो कुल 16 स्टेट ऐसे हैं, स्टेट या यूटीज। ठीक है, हमको होता है कुल हमारे पास 28
स्टेट और 8 यूटीज है, 8 यूटीज है। तो 16 स्टेट और यूटीज ऐसी हैं जिसमें क्या है, जिसमें कमी दर्ज की गई है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। ध्यान रखना, जो हेडिंग्स बगल बगल में डाला हूं वो समझने के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। इसमें आपका देखो बिहार भी शामिल है, तो बीपीएससी वाले रेडी रहे, इसमें आपका बिहार भी शामिल है, ठीक है। रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस कमी के मामले में मध्य प्रदेश भी शामिल है, सर्वाधिक भले मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन बन कर सकता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक फॉरेस्टेड एरिया वाला स्टेट मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो सकता है कि एमपीपीसीएस में तो क्षेत्रफल ही पूछ दे, तो कितना है इसका 77,073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्टेड है, ठीक है, ऐसे लिख सकता है। और बोल देगा कि सेकंड स्टेटमेंट 2021 से तुलना करने पे मध्य प्रदेश में अपने फॉरेस्टेड एरिया में कमी दर्ज की गई है, गिरावट आई है। तो आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो ये गलती करा लेता आपसे। देखो आप सोचते क्या कि सर इतने स्टेट याद नहीं होंगे, आप पढ़ोगे तो छोड़ दियोगे, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया, मैंने बताया कि भाई ऐसी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए, ये चीज हम लोग समझ लिए, आगे बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बम्बो रिपोर्ट देखो, कह रहा कि जो बम्बो है यानी बांस है, बांस की एरिया कितनी है, तो अनुमानित एरिया जो बांस की है वो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर, ये बांस एरिया है, ठीक है, बांस एरिया, ठीक। 21 से अगर तुलना करोगे तो इसमें लगभग 5287 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। और इस एरिया में अगर हम लोग पिछली बार से देखें तो 5,227 किलोमीटर एरिया क्या है, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृद्धि दर्ज की गई है, इतनी एरिया में वृद्धि दर्ज की। आगे बात समझ में, तो इतना टोटल एरिया और इतनी वृद्धि दर्ज की गई, इतना टोटल इतनी वृद्धि दर्ज की गई, किसमें, बम्बू एरिया में। तो 52 27 27 52 ऐसे भी कर सकते हो, 27 इधर से फिर 52 राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हो गया 5227 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है। तो बम्बू एरिया में कहेगा कमी हुई है, तो नहीं, बम्बू एरिया में वृद्धि हुई है। अब आ गया, अब हमने देखा कि भाई बम्बू एरिया में वृद्धि हुई, टोटल फॉरेस्टेड एंड टी कवर्ड एरिया में वृद्धि हुई, तो सिंपल सी बात है कि कार्बन स्टॉक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कह रहा कि अगर हम लोग आकलन करें हमारे टोटल फॉरेस्टेड एंड टी कवर्ड एरिया से, तो देश का जो कुल कार्बन स्टॉक है वो कितना है, 7785.5 मिलियन टन हमारा अनुमानित कार्बन स्टॉक है। कितना, 7285 7285 हमारा कार्बन स्टॉक कितना है, इतना है। ये सब मेंस के लिए डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग तुलना करें 21 से, तो हम लोग पाते क्या कि इसमें 81.5 मिलियन टन 2021 से तुलना करने पे 81.5 मिलियन टन की क्या हुई, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है। तो पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है 2021 से तुलना करने पे। अब देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कक्ष वनस्पति क्षेत्र की, ठीक है, यानी मैंग्रोव की बात करेंगे। तो कह रहा है अगर हम लोग मैंग्रोव की बात करें तो इसका कुल एरिया कितना है, 5991। अब देखो हमको क्या करना चाहिए, टोटल एरिया, वन एरिया और फॉरेस्टेड एरिया, बंबू एरिया, मैंग्रोव एरिया, इसको एक पास लिखना चाहिए, इसको एक पास, ऐसे चार्ट बना लो, जैसे चार्ट बनाया था मैं, ऐसे आप लोग चार्ट बनाओ, ठीक है। यहां पे लिखना फॉरेस्टेड एरिया, यहां पे लिखो ट्री कवर्ड एरिया, यहां पे लिखो बम्बो, और यहां पे लिखो आपका मैंग्रोव, ठीक है। और यहां पे इनका क्षेत्र लिख डालो, यहां पे इनका जो एरिया क्षेत्र है एक पास इनका चार्ट बना लो, ठीक है। देखो मैच दी कॉलम में तो आराम से मैच कर लोगे, लेकिन सेपरेटली पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, ठीक है, ध्यान देना। अब आते हम लोग यहाँ पे, तो कह रहा है कि अगर हम लोग मैंग्रोव की बात करें, तो अगला 2 पॉइंट्स जो है आपके मैंग्रोव के ऊपर है, 2 क्या 3 पॉइंट्स अगला मैंग्रोव के ऊपर है। तो कह रहा है कि भाई हम लोग इसमें लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे क्या है, मैंग्रोव साहब क्या है, 4991.68, ठीक है। तो यानी हम लोग लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम कर दें तो हमारा हो जाएगा क्या, 5000, ठीक है। तो लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है, मैंग्रोव है। और 21 से तुलना करोगे तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर ये क्या था, 21 से तुलना करने पे 7.43 स्क्वायर मीटर की कमी थी, इतना कम एरिया था,
ठीक है, करा कि यह कच्छ क्षेत्र देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कितना है? 0.15% है। इतना एरिया क्या है? कुल यह कच्छ क्षेत्र देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। आगे बात समझ में, ये दिमाग रखना। अब क्या है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, ठीक है। अब 21 से तुलना करोगे, या आप 2021 से तुलना करोगे तो 21 से तुलना करने पर क्या पता चलेगा कि 7.43 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की कमी दर्ज की गई है। तो कमी कहां दर्ज की है? बंबू एरिया में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन मैंग्रोव एरिया में कमी दर्ज की गई है। फिर भी भाई टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक है मैंग्रोव, उसके बाद से गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में है। तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव, ठीक है, ठीक है भाई, वो सुंदरबन वाला बेल्ट ही यहाँ पे है। फिर इसके बाद से गुजरात, क्योंकि कच्छ बेल्ट यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात की बारी है। गुजरात के बाद से अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार है। टोटल रेडियस कितना हुआ? तो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ध्यान देना। 0.15% एरिया पे क्या है? एरिया पे आपका मैंग्रोव स्थित है, एरिया पे मैंग्रोव स्थित है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैंग्रोव में कहां सर्वाधिक वृद्धि हुई, कहां कमी हुई, वो बात कर रहा है। कह रहा है कि गुजरात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, ठीक है, 36.39 है ना, 36.39 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। कहां पे? गुजरात में। तो सर्वाधिक कमी कहां दर्ज की गई है? मैंग्रोव में। तो मैंग्रोव वनस्पतियों में कहां पे कमी आई पिछले 2 साल में? तो गुजरात में सर्वाधिक कमी आई है। इन दोनों को जोड़ के स्टेटमेंट बना सकता है। और यहां पे ध्यान देना, गुजरात में कमी आई है, और कह रहा है कि इसके बाद से सर्वाधिक इतना किलोमीटर की वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन क्या बना देगा? अब ध्यान से दोनों, क्वेश्चन क्या बना सकता है कि आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 कि मैंग्रोव वनस्पति में लगभग 8 या लगभग 7.5 स्क्वायर किलोमीटर में गिरावट दर्ज की गई। स्टेटमेंट सही। टोटल एरिया 0.15% है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही। अब आते हैं, बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे कि मैंग्रोव धारण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैंग्रोव धारित क्षेत्र के मामले में गुजरात द्वितीय स्थान पे है, और 2021 से तुलना करने पे 36.39% की वृद्धि दर्ज की गई इसमें। तो 36.39% बोला हूं, एरिया की वृद्धि दर्ज की गई। तो 36.39 एरिया की वृद्धि नहीं, 36.39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की कमी दर्ज की गई है, वृद्धि नहीं, कमी दर्ज की गई है। आगे बात समझें। और सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश में। तो हो सकता है ये पूछते कि सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका मैंग्रोव क्षेत्र आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल ने 2021 से तुलना करने पे 13.01% की वृद्धि दर्ज की है। परसेंट बोल रहा हूं, 13.01 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। तो ये आपको फंसाएगा और आप फंसोगे, ठीक है। तो 13.01 स्क्वायर किलोमीटर की क्या है? सर्वाधिक वृद्धि मैक्स यहां पे ग्रोथ दर्ज किया गया है किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैंग्रोव की बात कहां करोगे? तो एपी याद करो, अरुणाचल प्रदेश से नहीं फंसोगे, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या कह रहा है कि सर्वाधिक कक्ष वनस्पति वाले 5 राज्य तो हमने देख लिया, पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, ठीक है। गुजरात में हमने देखा क्या रिड्यूस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, क्या आपने देखा है 36.39 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की हुई है, कितना 13.01। फोर्थ रैंक पे आपका आंध्र प्रदेश स्थित है, चौथे रैंक पे। तो रेडी रहना। ये भी दे सकता है कि मैंग्रोव धारण क्षेत्र के मामले में आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे, इसने 2021 से तुलना करने पे 13.01 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की, ठीक है। तो ये ध्यान देना। ये हो गया लगभग आधी हम लोग कह सकते हैं 42.45, ठीक है। परसेंटेज जो एरिया है मैंग्रोव का टोटल, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल अभी कुछ और भी रिपोर्ट्स आएगा तो उसमें वेस्ट बंगाल ही फर्स्ट रहेगा, और आगे की भी रिपोर्ट में गुजरात सेकंड पे ही रहेगा, और क्योंकि गैप्स ज्यादा हैं, और अंडमान 3 पे रहेगा, ठीक है। तो ये टॉप 3 नहीं बदलने वाले अभी आने वाले समयों तक, ठीक है, ध्यान देना।
अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा देखते हैं। देखो श्रीलंका बीच में हम सबको पता है कि बहुत तगड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वहां पे पॉलिटिकल चेंजेस हमको देखने को मिले, राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। तो अभी यहाँ के एक राष्ट्रपति, उनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके। ये भारत आते हैं, समझना, ये भारत आते हैं, ठीक है। और इनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ की हुई, भारत के लिए है। तो ये अच्छा बात है कि भाई भारत आपका पड़ोसी देश है, और अगर श्रीलंका, चाइना और भारत में पहली बार चाइना का श्रीलंका का राष्ट्रपति भारत है, तो भारत के लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे पड़ोसी अगर हमारे पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखो आते हैं तो इनको हैदराबाद हाउस में बैठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, मोदी जी बोलेंगे ठीक है, और बताइए चलिए कुछ बातचीत करते हैं। तो बातचीत क्या करेंगे, तो चूंकि कल्चरल और इकोनॉमिकल हमारा संबंध है भाई, हम पंबन ब्रिज अभी हमने पढ़ा, तो समुद्री सेवा भाई हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने बात किया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पे, आर्थिक विकास पे बढ़ावा देते हैं। कल्चरल रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, बौद्धिज्म का भी प्रसार है श्रीलंका में, ठीक है। हम देखेंगे कि साउथ की जो भाषा समूह है उनकी भी प्रसार आपको कहां देखने को मिलेगा, खासतौर पर तमिल भाषा का प्रसार आपको देखने को मिलता है श्रीलंका में। तो सांस्कृतिक जुड़ाव भारत से इसका, तो कह रहा कि हम पहले बात तो इन्होंने बोला, ये जो कुमारा थे, इनका नाम क्या था फिर से बोल रहे, अनुराग कुमारा दिसानायके, तो हम दिसानायके बोलते हैं। तो दिसानायके कहेंगे, पहले तो हम आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ आपात स्थिति आई थी, ठीक है, ठीक है, जो इमरजेंसी की स्थिति आई थी, तो हमने आपने हमारा वित्त पोषण किया, हमको फाइनेंस दिया, सपोर्ट दिया। तो बोले हमारा तो पड़ोस प्रथम नीति है, हम तो मतलब पड़ोसियों को अपनी प्रथम पॉलिसी देते हैं। हम आपका दुख आएगा तो पहला जो खड़ा होगा हम ही खड़ाएंगे, निष्पक्ष खड़ा होंगे आपके साथ, बाकी तो स्वार्थ में आएंगे आपका कि हमको पोर्ट डेवलप करेंगे, हमको ये तो डेवलप करेंगे, तो आपको लूटेंगे। और क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई $4 अरब की जो आपने हमको विदेशी मुद्रा हमको दिया था, उसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं। मोदी जी बोलेंगे ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, अच्छी बात। फिर हम क्या करेंगे, कई सारे एरियाज में इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कह रहा कि दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा श्रीलंका से विद्युत संयंत्रों के लिए LNG की आपूर्ति करने पर वार्ता हुई। तो हमारी क्या है, कनेक्टिविटी के लिए पहली बात वार्ता है, ठीक है, कि वो बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी की बात हो या बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापित करने की बात हो, इसके लिए हमारी MOU नहीं हुआ है, हमने वार्ता की, ठीक है। श्रीलंका से विद्युत संयंत्रों के लिए LNG की आपूर्ति के लिए भी हमने विचार रखा है, भाई हमको LNG चाहिए। हम क्या करते हैं कि बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन डेवलप करते हैं ताकि चीजें बढ़िया हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांके संथुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विसेज। तो कांके संथुराई है कहां पे, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। कांके संथुराई बेसिकली आपका एक पोर्ट है। तो कांके संथुराई जो पोर्ट है वो आपका श्रीलंका में स्थित है। तो कांके संथुराई नागपट्टिनम ये हमारा हो गया कहां पे, भारत में। फेरी सर्विस सफल हुआ, दोनों देशों के बीच में इससे क्या हुआ, कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई, ठीक है। तो कह रहा कि संपर्क सुविधा में सुधार के लिए रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच नौका सेवा की बहाली हुई, ठीक है। के बीच क्या हुआ, यात्री नौका सेवा की बहाली तथा एक तो क्या हुआ कि इसके बीच में नौका सेवा की बहाली हुई। तो क्वेश्चन बन जा सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में किन एरियाज को लेके नौका सेवा की बहाली हुई, तो रामेश्वरम से तलाई मन्नार, रामेश्वरम से तलाई मन्नार। तो हमने पहले कोशिश किया कि हमारे बीच में कनेक्टिविटी क्या हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, कनेक्टिविटी क्या हो, बहुत अच्छी हो जाए। कांके संथुराई पोर्ट कहां पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे कुछ लोकेशन इसमें दे दे तलाई मन्नार, तो तलाई मन्नार आपका श्रीलंका में स्थित है। इसके अलावा किस मुद्दे पे वार्ता हुआ, तो सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, श्रीलंका से है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है ये 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है क्या, अभी ये 120 मत याद करना, ठीक है, थोड़ा डाउट में हो सकता हूं मैं, लेकिन सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में स्थित है। तो भारत इसको डेवलप कर रहा है। बातचीत ये है कि भाई थोड़ा सा काम धीरे चल रहा है, तो इसको थोड़ा तेजी से काम करवा दीजिए ना, तो जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम इसका लाभ उठा सके। तो भारत बोलेगा ठीक है, हम सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुछ एरियाज पे MOU साइन भी किया, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, इंफ्रा की बात हो, ठीक है। जल संरक्षण यानी हाइड्रोग्राफी में हमने बोला कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। श्रीलंका बोला कि भाई कि 2028-29 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, अस्थायी सीट की संख्या में वृद्धि होगा तो हम आपकी उम्मीदवारी करेंगे, आप ताकि यूनाइटेड नेशन का अस्थायी मेंबर बन जाए कम से कम और हमारा साथ दे,
ठीक है, तो इसने अस्थायी सदस्य ने यहाँ पे अस्थायी सीट के लिए सहमति दी है, अस्थायी सीट के लिए। ठीक है, बात है IORA की, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता हेतु श्रीलंका ने भारत को समर्थन किया कि भाई हम चाहते हैं कि IORA की अध्यक्षता कौन करे, तो भारत करे। अब बात देखिए IORA की स्थापना को भी, तो 1997 1997 में इसका मुख्यालय कहां पे है, तो एबेन मॉरिशस में है। कहां पे, एबेन मॉरिशस में है। तो हमने वार्ता किस किस मुद्दे पे की, तो वार्ता कनेक्टिविटी को लेके की, कांके संतुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विसेज पे की। ठीक है, श्रीलंका में कांके संतुराई बंदरगाह के पुनर्वास के ऊपर की, कांके संतुराई पोर्ट के पुनर्वास के ऊपर, ताकि इसकी फिर से बहाली की जा सके। ठीक है, रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच में नौका सेवाओं के लिए बातचीत की हमने। शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को तेज किया जाए। ठीक है, इन्हें एमओयू हमने किस किस एरिया पे साइन किया, यहाँ पे देखो करा कि 2 समझौता ज्ञापन हुआ, श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण को लेके और दोहरे करारोपण से संबंधित। होता क्या है कि मान लो कि हम एक सामान ले रहे हैं, उसी करारोपण मतलब दोहरे करारोपण के समाधान को लेके, उस पर क्या 2 जगह टैक्स लगता है, तो उसके समाधान को लेके भी हमने बातचीत यहाँ पे एमओयू पे साइन किया, दोहरे करारोपण के ऊपर और श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लेके। अब 1 घंटा 1 मिनट की क्लास हो गई है, यहाँ पे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, पेज नंबर 27 पढ़ा, पेज नंबर 28 पढ़ा, पेज नंबर 29 पढ़ा और पेज नंबर 30 पढ़ा, पेज नंबर 31 पढ़ा। तो 27, 28, 29, 30, 31 5 पेजेस हमने खत्म किए। ठीक है, तो चलिए मिलते 1 घंटे 5 पेज यानी 20 मिनट एवरेज मान लो एक पेज पे, तो इजिली हमको 5 पेज ये समझ में आ गया होगा। जय हिंद।